51 साल पहले योम ए किप्पुर पर इजराइल और अरब देशों की जंग शुरू हुई और इस साल योम ए किप्पुर पर इजराइल ईरान पर हमले का फाइनल फैसला ले चुका है। इजरायली कैबिनेट ने एकमत से ईरान पर हमलों के लिए मतदान कर दिया है। खबर यह है कि इजराइल के इन हमलों को अमेरिका का समर्थन मिल चुका है। इजराइल और अमेरिका के बीच के सीक्रेट समझौते भी हुए हैं। इजराइल फ्रंट पर रहकर ईरान पर हमले करेगा और अमेरिका ईरान में गृह युद्ध की आग भड़काने वाला है। ईरान के अंदर इस 2 फ्रंट वॉर की पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए कैसे इजराइल और अमेरिका ईरान के 4 खंड करने वाले हैं। इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है ईरान, क्योंकि ईरान की वजह से ही इजराइल को 7 फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ रही है। इजराइल को लेबनान, गाजा पट्टी, इराक, वेस्ट बैंक, सीरिया, यमन और ईरान से जंग लड़नी पड़ रही है। इन सब की शक्ति का केंद्र तेहरान है और अगर तेहरान को खत्म कर दिया गया तो इजराइल के इन दुश्मनों की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। इसीलिए इजराइल ईरान पर हमले करने की रणनीति पर फाइनल मुहर लगा चुका है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि प्रॉक्सी ईरान के हाथ पैर हैं। अब इन्हें काटने के बजाय सिर कलम करना निश्चित हो चुका है। This is a country that spreads terror all over the world. And the biggest threat is that this country, which is the biggest producer of terror worldwide, will be able to acquire the most deadly weapon known to man, nuclear weapon. इजराइल में ईरान पर हमले का प्लान तैयार हो चुका है। बीते 24 घंटे में तेहरान में हुई गतिविधियों से बहुत जल्द ईरान पर हमले के संकेत मिल रहे हैं। दस अक्टूबर की देर रात इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हुई। सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में ईरान पर हमलों के मुद्दे पर वोटिंग हुई। पूरी कैबिनेट ने ईरान पर हमले का समर्थन किया है। इस बैठक को ईरान पर हमले से पहले अंतिम बैठक कहा गया है। संकेत साफ है कि इजरायल के प्लान में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने सबसे विनाशक संकेत दिया है। गैलेंट ने कहा है कि स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं, सही समय आ चुका है। इस बयान का मतलब माना जा रहा है कि इजरायल ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले करने वाला है। इजरायल के टारगेट पर ईरान के परमाणु संयंत्रों में सबसे पहले फार्दो है। ये ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है। 2009 से ऑपरेशनल है। ये चट्टानों के नीचे बना है। इसकी तेल अवीव से दूरी 1842 किलोमीटर है। इसी तरह अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी टारगेट पर है, जो 2006 में बनकर तैयार हुआ। यहाँ रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन होता है, जबकि नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है, जो 2004 से ऑपरेशनल है। ये एक अंडरग्राउंड प्लांट है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2027 किलोमीटर है। इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर चीन के सहयोग से बना है। इसमें 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। इजराइल यहां भी हमला कर सकता है। आगे बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो रूस के सहयोग से बना है। 2010 से ऑपरेशनल है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2072 किलोमीटर है।
इसके साथ साथ इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर भी विस्फोट करने की तैयारी में है ताकि ईरानी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट किया जा सके। ईरान की 7 बड़ी रिफाइनरी इजराइल के टारगेट पर हैं, जिसमें पहले नंबर पर है अबादान रिफाइनरी, दूसरे नंबर पर है इस्फहान रिफाइनरी, तीसरे नंबर पर है अराक रिफाइनरी, चौथे नंबर पर है बंदर अब्बास रिफाइनरी, पांचवें नंबर पर है तेहरान रिफाइनरी, छठे नंबर पर है अरबांद रिफाइनरी और 7वें नंबर पर है लावन आइलैंड रिफाइनरी। इजराइल के इस प्लान से पूरे अरब में खलबली मच गई है, क्योंकि ईरानी परमाणु संयंत्रों और तेल ठिकानों पर हमले का मतलब पूरे अरब में जंग फैलना होगा और इसके साथ ही पूरी दुनिया में तेल के दामों में भी आग लगनी तय है। अरब के कई देशों ने अमेरिका से अपील की है कि इजराइल को इस तरह के हमले करने से रोका जाए, लेकिन इजराइल के इस प्लान में अमेरिका भी शामिल है और प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है। प्रॉक्सी के सिर काटने के प्लान में अमेरिका ने ईरान के टुकड़े टुकड़े करने का ब्लूप्रिंट भी बना लिया है। ईरान की 50% आबादी गैर पर्शियन है। ईरान के 4 सीमाई क्षेत्रों में तेहरान के खिलाफ विद्रोह होता रहता है। बाइडेन इन इलाकों में गृह युद्ध भड़काने की तैयारी में है। ईरान के इन अशांत रहने वाले इलाकों में आसानी से गृह युद्ध भड़काया जा सकता है। देखिए ईरान के ये 4 सीमाई इलाके कौन कौन से हैं। ईरान के अशांत रहने वाले इलाकों में है खुज़ेकिस्तान प्रांत। यहाँ अरबी भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक रहते हैं। ये समुदाय अरबी कबीलों का प्रतिनिधित्व करता है। इनके साथ ही सरकारी योजनाओं में भेदभाव होता है। ये लंबे समय से अलग स्वायत्त क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। दूसरा प्रांत है कुर्दिस्तान। दुनिया जानती है कि कुर्द ईरान की जंग पुरानी है। ईरान में रहने वाले कुर्द ईरानी आबादी का 10% हिस्सा है। ये सुन्नी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। कुर्दिस्तान ईरान के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में तेहरान के खिलाफ कुर्दों के सशस्त्र गुट सक्रिय हैं। तीसरा इलाका है ईरानी अजरबैजानी समुदाय का अजेरी तुर्क। ये ईरान की आबादी का 16% हिस्सा है। अजेरी तुर्क सांस्कृतिक भाषाई तौर पर अजरबैजानी टर्किश मूल के हैं। 2019-20 के युद्ध में ईरान के अजरबैजान के बजाय आर्मीनिया का साथ दिया था इन्होंने। तभी इसी अजेरी क्षेत्र में तेहरान के खिलाफ विद्रोह भड़क गया था। चौथा क्षेत्र है सिस्तान बलूचिस्तान। यहाँ बलूचिस्तानी पहचान का सुन्नी समुदाय रहता है। बलोच लंबे समय से एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ साथ ईरान के खिलाफ भी सशस्त्र विद्रोह में सक्रिय है। यानी जिस तरह प्रॉक्सी को ताकत देकर ईरान इजराइल के खिलाफ जंग में उतर चुका है, उसी तरह अमेरिका तेहरान विरोधी ईरानी गुटों के जरिए ईरान में गृह युद्ध शुरू कराना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान को पूरी तरह से शक्ति विहीन करने के अब सिर्फ 2 ही तरीके बचे हैं: तेल रिफाइनरी ठप करके अर्थव्यवस्था तबाह करना और गृह युद्ध के संकट में फंसाकर खामनेई और पेजेश्कियां का तख्ता पलट करना। अमेरिका ईरान में अपने समर्थन वाली सरकार चाहता है और इसीलिए अरब के सऊदी, यूएई जैसे देश इस जंग को रोकना चाहते हैं ताकि अमेरिका को ईरान की नई सरकार से बेहतर संबंध बनाने से दूर रखा जा सके।
अमेरिका और इजराइल के इस प्लान के बाद तेहरान ने भी राजनयिक और सैन्य गतिविधि तेज कर दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने 11 अक्टूबर को तुर्कमेनिस्तान में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। ईरान ने ऑल टाइम पार्टनर रूस से ऐसे हालात में मदद की उम्मीद लगाई है। अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ जंग शुरू करते हैं तो रूस भी इस युद्ध में उतर सकता है। अरब सुपर पावर्स का बैटलफील्ड बनने की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लेबनान के साथ 3 देशों में एक साथ महाविनाश शुरू हो गया है। इजराइल लेबनान के साथ ही सीरिया और गाजा में विध्वंसक हमले कर रहा है। आईडीएफ न सिर्फ बमबारी कर रही है बल्कि इन तीनों मोर्चों पर जमीनी कब्जे की तैयारी भी है इसकी। और इन तीनों जगहों पर इजराइल जहां जमीनें कब्जा रहा है वहां बफर जोन बनाने का प्लान है। सवाल यही है कि आखिर बफर वॉल बनाकर इजरायली सेना क्या करने जा रही है। लेबनान के साथ साथ गाजा और सीरिया में इजराइल की बमबारी खतरनाक रूप ले चुकी है। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक से लेबनान, सीरिया और गाजा एक साथ दहल रहे हैं। इन तीनों देशों में इजराइल बफर वॉल बनाने जा रहा है। यही वजह है कि इन तीनों मुल्कों में कयामत की बरसात हो रही है। इजरायली सेना लेबनान, सीरिया और गाजा में अब जो हमले कर रही है वो ऑपरेशन बफर वॉल के तहत कर रही है। इजराइल ने ऑपरेशन बफर वॉल क्यों शुरू किया? बफर वॉल अभियान है क्या? हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले विनाश का वो भयावह दृश्य देखिए जिसके तहत इजराइल लेबनान के भूभाग को बुरी तरह से जला रहा है। इजराइल ने 24 घंटे में लेबनान के अंदर 2 बड़े और विध्वंसक हमले किए। पहला हमला सेंट्रल बेरूत में हुआ तो दूसरा बेका वैली में। सेंट्रल बेरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक में 22 की मौत हो गई, 117 लोग घायल हो गए। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह का कमांडर वाकिफ सफा था। वाकिफ सफा नसरुल्लाह की बहन का पति है। वो हिजबुल्लाह का रक्षा मंत्री माना जाता है। हालांकि इजराइल वाकिफ सफा को खत्म नहीं कर पाया। हमले में वो बाल बाल बच गया। वाकिफ सफा इसलिए बाल बाल बच गया क्योंकि इजराइल के हमले से ठीक पहले उसी जगह पर मोसाद का एक एजेंट पकड़ा गया। मोसाद एजेंट की गिरफ्तारी के बाद वाकिफ सफा न सिर्फ चौकन्ना हो गया बल्कि हमले से ठीक पहले वहां से निकल गया और इस तरह वो बच गया। इजराइल ने दूसरा बड़ा हमला लेबनान के बेका और ड्रूस में किया। आईडीएफ को जानकारी मिली थी कि यहां पर हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर नईम छिपा हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद इजराइल ने कई एयर स्ट्राइक की। बमबारी में हिजबुल्लाह का कमांडर नईम मारा गया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के 9 और लड़ाके खत्म हो गए। लेबनान के ड्रूस में इजराइल ने जिस जगह पर हिजबुल्लाह कमांडर नईम की कब्र खोदी वहां TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी पहुंचे।
इजराइल का ये मानना है कि कई हिजबुल्लाह के कमांडर्स, कई ऐसे लोग जो हैं वो द्रूज पॉपुलेशन में आकर मिल गए हैं और इसी वजह से वो इन इलाकों को टारगेट कर रहा है। कहा यह गया है कि हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर नईम को छुपाने की कोशिश की गई और वो इन घरों में आकर छुपा था, जिसकी वजह से इजराइल ने इसको टारगेट किया। और मैं अगर आपको दिखाऊं कि जो इम्पैक्ट है वो इस टारगेट का वो बहुत बड़ा है। अगर आप देखें ये पूरा इलाका जो है इस समय बर्बाद हो चुका है। इधर अगर निशांत मेरे साथ हैं, निशांत अगर दिखाएं कि कैसी बर्बादी इस समय हुई है। बेका वैली में इस वक्त भयावह हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहां पर इजरायली सेना बफर जोन बनाने की तैयारी कर रही है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर इजराइल कहां और किस तरह से बफर जोन बनाएगा। दरअसल आईडीएफ अपने सभी पड़ोसी देशों में बफर वॉल बनाएगा। गाजा, लेबनान और सीरिया में बफर जोन बनाने की तैयारी है। आईडीएफ जो विध्वंसक हमले कर रहा है वो दुश्मन देशों की जमीन पर कब्जा करने के लिए हो रहे हैं। कब्जा की गई जमीन पर बफर जोन बनाया जाएगा। और इतना ही नहीं, मिस्र में बफर जोन बनाने की तैयारी है, लेकिन ये काम कूटनीति और बातचीत के जरिए किया जाएगा, युद्ध के माध्यम से नहीं। बफर जोन में इजराइल सेना और एयर डिफेंस की तैनाती होगी। इसी बफर जोन के माध्यम से इजराइल भविष्य में ईरानी प्रॉक्सी के हमलों को रोकेगा। इजराइल एक तरफ भीषण बमबारी कर रहा है तो दूसरी तरफ उसकी ग्राउंड फोर्स तेजी से आगे बढ़ रही है। इजराइल की ग्राउंड फोर्स ही लेबनान और गाजा में वो बफर जोन बना रही है जो इजराइल का प्लान है। आईडीएफ के चीफ और शिन बेत प्रमुख 2006 के बाद पहली बार दक्षिणी लेबनान पहुंचे हैं। वहां पर बफर जोन को लेकर रूपरेखा बनाई जा रही है। इजराइल ने लेबनान जैसा ऑपरेशन ही सीरिया में शुरू कर दिया है। हालांकि सीरिया में इजराइल अभी हवाई हमले ही कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में बफर जोन बनाने के लिए इजराइल सीरिया में भी जमीनी जंग शुरू कर सकता है। इजराइल को रोकने के लिए हिजबुल्लाह भी इजराइल में जबरदस्त हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने हाइफा में 60 से ज्यादा रॉकेट फायर किए, जिससे कई जगहों पर आग लग गई। इजराइल की किरियत बैलिक में हिजबुल्लाह ने एक फैक्ट्री को तबाह कर दिया। ऊपरी गैलिली में हिजबुल्लाह ने 40 रॉकेट से धमाके किए। विस्फोट की वजह से किरियत शिमोना में 3 इमारतें बर्बाद हो गईं। लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों से बेपरवाह इजराइल दक्षिणी लेबनान में भीषण हमले कर रहा है। लेबनान का आरोप है कि इजरायली सेना हमले के लिए डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स का इस्तेमाल कर रही है। इजरायली सेना के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में उसने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। आने वाले वक्त में लेबनान के साथ साथ सीरिया और गाजा में इजराइल एक बफर वॉल बना लेगा। इसके जरिए ईरानी प्रॉक्सी के हमलों को नाकाम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, इस विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। बड़ी जानकारी। फिलहाल ये कहा जा रहा था इसका हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो गया है और लगातार 2 घंटे से ज्यादा वक्त से विमान आसमान में ही लगातार गश्त कर रहा था और ये कहा जा रहा था कि आखिर कैसे होगी इस विमान की लैंडिंग। सुरक्षित लैंडिंग एयर इंडिया के इस विमान की हो गई है। ईरान ने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसके जरिए ईरान बैकफुट पर रहकर इजराइल को तबाह करने का ख्वाब देख रहा है। इसके लिए प्रॉक्सी संगठनों को एकजुट करके इजराइल की घेराबंदी की जा रही है। सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले की प्लानिंग है। अब अमेरिका युद्ध में उतर सकता है और इजराइल के साथ मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन शुरू कर सकता है जिससे न सिर्फ इजराइल की सुरक्षा होगी बल्कि ईरान के विध्वंसक मंसूबे भी रौंदे जा सकेंगे। अब शुरू होगा इजराइल का ऑपरेशन ऑक्टोपस।
क्योंकि अभी तक इजराइल सिर्फ 3 दुश्मन मानकर चल रहा था, जिसमें हमास, हिजबुल्ला और ईरान थे। हमास और हिजबुल्ला का दमन करीब करीब इजराइल ने कर दिया है, लेकिन ईरान बाकी है, जिस पर हमले की तैयारी इजराइल कर रहा है। लेकिन सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि उसके प्रॉक्सी संगठन तबाही मचाने को तैयार हैं। जिन्होंने 8 तरफ से इजराइल की घेराबंदी कर ली है। इसलिए इजराइल 8 फ्रंट पर भीषण युद्ध की तैयारी कर चुका है। एक एक करके ईरानी प्रॉक्सी का खात्मा करेगा। क्योंकि गाजा फ्रंट से हमास फिर एक्टिव हो गया है। उसके 40,000 लड़ाके बदला लेने के लिए बेचैन हैं। लेबनान फ्रंट से हिजबुल्ला के 1 लाख लड़ाके उत्तरी बॉर्डर पर घुसपैठ के लिए तैयार हैं। वेस्ट बैंक फ्रंट से जेनिन ब्रिगेड के 5,000 से ज्यादा लड़ाके एक्टिव हैं, जबकि सीरिया फ्रंट से जेनबिया और फातमिया ब्रिगेड के 30,000 लड़ाके हिजबुल्ला की मदद करने लेबनान पहुंच रहे हैं। इसी तरह इराक से कताइब हिजबुल्ला और हरकत अल नुजबा के 70,000 लड़ाके हमले की तैयारी में हैं, जबकि बहरीन से अल अश्तर ब्रिगेड ईरानी प्रॉक्सी के 6,000 लड़ाके तैयार हैं। जबकि IRGC अपनी 1.5 लाख फोर्स के साथ ईरानी प्रॉक्सी की मदद का ऐलान कर चुका है। इसके अलावा यमन में मौजूद हूती के 30,000 लड़ाके लाल सागर के अलावा इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं। ईरानी प्रॉक्सी गुटों ने एकजुट होकर इजराइल की तबाही का ब्लूप्रिंट बनाया है और IRGC उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा है। यानी इजराइल के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। ईरान के इशारे पर ईरानी प्रॉक्सी अब पश्चिमी देशों को टारगेट करेंगे। ऐलान किया है अगर इजराइल हमले नहीं रोकता है तो पूरी दुनिया का व्यापार तहस नहस कर देंगे। और इसकी शुरुआत हूती ने कर दी है। लाल सागर में वो पश्चिमी देशों के जहाजों को टारगेट कर रहा है। दूसरी तरफ कताइब हिजबुल्ला ने धमकी दी है, हम एनर्जी वॉर शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईरान या इराक के तेल संयंत्र पर हमला हुआ तो दुनिया हर दिन 12 मिलियन बैरल तेल की कमी का सामना करेगी। इराक और सीरिया में एक्टिव कताइब हिजबुल्ला तेल के कुओं में आग लगा सकता है। इसके अलावा अरब में मौजूद ऑयल डिपो पर हमले कर सकता है। साथ ही तेल सप्लाई करने वाले जहाजों को हूती और बहरीन से एक्टिव अल अश्तर के लड़ाके टारगेट कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में तेल की भारी कमी हो सकती है, जिसका फायदा रूस को मिल सकता है और अमेरिका ऐसा कभी नहीं होने देगा। यानी अब ना चाहते हुए भी अमेरिका को युद्ध में उतरना पड़ सकता है। संकेत बन रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दें। वैसे भी अमेरिका लाल सागर में हूती से प्रॉक्सी वॉर लड़ ही रहा है। लाल सागर में हूती के तेवर विध्वंसक हो चुके हैं, जिससे पश्चिमी देशों की सांस अटक गई है। हूती ने लाल सागर में अमेरिकी ऑयल टैंकर पर हमला करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। यमन में मौजूद अपने बेस से हूती ने अमेरिकी कारोबारी जहाज पर ताबड़तोड़ 11 मिसाइलें बरसाई। 11 बैलिस्टिक मिसाइल और 2 कैमिकाजी ड्रोन से हमला किया गया था। इसे हूती का अब तक का सबसे भीषण हमला कहा जा रहा है। हमले में अमेरिकी जहाज पूरी तरह से तहस नहस हो गया। जिस जहाज पर हमला हुआ उसका नाम ओलंपिक स्पिरिट था। अब टास्क फोर्स ने पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है। आज रात यमन में हूती ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की आशंका है।
लाल सागर में ही नहीं, हिंद महासागर तक हूथी पश्चिमी देशों को टारगेट कर रहा है। लाल सागर में अमेरिका के ओलंपिक स्पिरिट के अलावा उसने हिंद महासागर में भी अमेरिका के जहाज को टारगेट किया। हूथी ने सेंट जॉन जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला करके बता दिया कि अब दायरा कितना विध्वंसक हो चुका है। सिर्फ हूथी ही नहीं बल्कि दूसरे प्रॉक्सी गुटों ने भी हमले तेज कर दिए हैं। इराक सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके जवाब में यमन, सीरिया, इराक में अमेरिकी ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर हमले शुरू कर चुका है। भीषण बमबारी की जा रही है, खासतौर से यमन में घुसकर बड़े हमले की तैयारी है। दरअसल ईरानी प्रॉक्सी गुटों को लगातार हथियार मिल रहे हैं। अभी तक ईरान और रूस से ही हथियार पहुंच रहे थे, लेकिन अब चीन और रूस से भी हथियार पहुंच रहे हैं। यानी रूसी गठबंधन अरब में अमेरिका और इजराइल को बैकफुट पर लाने के लिए सक्रिय हो चुका है। इसलिए लगातार ईरानी प्रॉक्सी की मदद की जा रही है। ये ठीक उसी तरह की रणनीति है जैसी यूरोप में नेटो ने अपनाई हुई है। यूरोप में यूक्रेन को नेटो हथियार पहुंचा रहा है, जबकि अरब में रूस के मित्र देश ईरानी प्रॉक्सी को हथियार भेज रहे हैं। यानी अब अरब में समीकरण बदल रहे हैं, जिससे विध्वंसक युद्ध के आसार बन रहे हैं। वैसे भी ईरान कह चुका है कि वो आत्मरक्षा के लिए न्यूक्लियर हथियारों के प्रयोग से पीछे नहीं हटेगा, जबकि गोलन हाइट्स और लेबनान बॉर्डर पर हजारों प्रॉक्सी लड़ाके इकट्ठा हो चुके हैं। 8 फ्रंट से हमले का खतरा बना हुआ है। अब अमेरिका और इजराइल का संयुक्त प्रहार तय करेगा कि युद्ध का दायरा कहां तक फैलता है, क्योंकि अरब में शुरू हो चुका है बेंजामिन का ऑपरेशन ऑक्टोपस। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अरब महासंग्राम की चिंगारी गाजा से भड़की और यहीं से अरब में 7 फ्रंट की जंग शुरू हुई। बीती रात भी इजराइल ने गाजा पर कई बड़े हवाई हमले किए, पलटवार हमास ने भी किए। लेकिन सवाल यह है कि 7 फ्रंट पर जंग लड़ रहा इजराइल गाजा में अब भी बड़ी ताकत क्यों झोंके हुए है? इसके पीछे ही इजराइल का वॉर प्लान और इजरायली वॉर रूम से गाजा के भविष्य का प्लान लीक हो चुका है। इजराइल ने प्लान के तहत गाजा में काम भी तेज किया हुआ है। इजरायली बुलडोजर और कामगार दिन रात गाजा में काम कर रहे हैं। इजराइल का आखिर गाजा प्लान है क्या और भविष्य में गाजा कैसे नजर आने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। गाजा में इजराइल के हमलों में कमी भले ही आई हो, लेकिन हमलों की मारक क्षमता में कमी नहीं आई है। दस अक्टूबर को इजराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ हमले किए और कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। इजरायली सेना ने गाजा के अल रिमाल पर हमला किया। इसके साथ ही गाजा के देर अल बलाह में इजरायली हमले से आग लग गई। गाजा की कलकिलिया सिटी पर हवाई हमले किए गए। इजरायली सेना ने तुलकारम में ग्राउंड ऑपरेशन तेज करके कई हमास लड़ाकों को ढेर कर दिया। इजरायल ने दावा किया है कि जबालिया में सेना ने 12 हमास लड़ाकों को एक धमाके में खत्म कर दिया। सवाल यह है कि 8 अक्टूबर 2023 को गाजा पर हवाई हमले शुरू होने के बाद से अब तक इसी क्षमता के हमले क्यों किए जा रहे हैं? दरअसल इजरायल ने गाजा ऑपरेशन को 4 चरणों में बांटा था। पहले चरण में हवाई हमले करके हमास के ओवरग्राउंड ठिकाने नष्ट किए गए। दूसरे चरण में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करके हमास के अंडरग्राउंड ठिकाने नष्ट किए गए। तीसरे चरण में गाजा की हमास लीडरशिप को खत्म किया गया, जिसमें इस्माइल हानिया, रावी मुश्ताफा, सामे अल सिराज, सामी उदेह जैसे चेहरे खत्म कर दिए गए।
अब गाजा में चौथा चरण तेज कर दिया गया है, जिसके तहत गाजा को छोटे छोटे ब्लॉक में बांटा जा रहा है। अब इजरायली सेना के साथ साथ गाजा में इजरायल के बुलडोजर गाजा के अलग अलग इलाकों को समतल कर चुके हैं और कंस्ट्रक्शन का काम तेज हो चुका है। आठ अक्टूबर को ही यह तय हो गया था कि गाजा का नियंत्रण अब इजरायल के हाथ में होगा, लेकिन इजरायल ये कैसे और क्यों करने वाला है, ये रहस्य TV9 भारतवर्ष आपको बताने जा रहा है। TV9 भारतवर्ष की इस ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए कि गाजा का भविष्य क्या होगा। इजरायल गाजा में तेजी से कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है और इसका असली मकसद अब सामने आ चुका है। इजरायल के प्लान के मुताबिक गाजा को 5 ब्लॉक में बांटने की तैयारी हो रही है। पहला मिस्र के पास फिलाडेल्फी कॉरिडोर होगा। इसके बाद राफा खान यूनिस को बांटने के लिए एक तिरछा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके बाद नेत्जारिम कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जो खान यूनिस और देर अल बलाह को अलग करेगा। इसके आगे किसुफिम कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जो देर अल बलाह और गाजा सिटी को अलग करेगा। इसके लिए एक तिरछा कॉरिडोर बनाया जाएगा। बेत हनून और गाजा सिटी को अलग करेगा। इरेज क्रॉसिंग इजरायल का आखिरी कॉरिडोर होगा और इस तरह गाजा को 5 ब्लॉक में बांट दिया जाएगा। इसके अलावा भूमध्य सागर में 11 किलोमीटर का फिशिंग कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि इजरायल गाजा को इतने टुकड़ों में किस मकसद से बांट रहा है। दरअसल इजरायल चाहता है कि गाजा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटकर उस पर नियंत्रण आसान बनाया जाए। इजरायली सेना इन सभी कॉरिडोर में वॉच टावर और कमांड पोस्ट बनाएगी। इन सभी कॉरिडोर से 5 ब्लॉक पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। इजरायली सेना के साथ कनेक्टेड इन ब्लॉक से बहुत तेजी से इजरायली सेना को खतरे वाली जगह पर पहुंचाया जा सकता है। इजरायली सेना का मुख्य मकसद हमास का मिस्र से कनेक्शन काटना है। इसीलिए सबसे पहले फिलाडेल्फी कॉरिडोर को मजबूती से तैयार किया जा रहा है। करेम शलोम क्रॉसिंग से भूमध्य सागर तक फिलाडेल्फी कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। यह कॉरिडोर 14 किलोमीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा है। इससे राफा क्रॉसिंग से गाजा का कनेक्शन काट दिया जाएगा। मिस्र से कनेक्शन कटने का मतलब होगा गाजा की जंग में हमास के हथियारों की सप्लाई कट जाना। राफा क्रॉसिंग के नीचे सुरंगों से ही हमास को हथियारों की खेप मिलती है और वो लगातार हमले करता है। राफा पर नियंत्रण करने के बाद हमास का दुनिया से कनेक्शन कट जाएगा। इसके बाद इजरायल नेत्जारिम से लेकर इरेज क्रॉसिंग तक गाजा को अलग अलग ब्लॉक में बांटकर आसानी से गाजा में चलने वाली इजरायल विरोधी गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। इसीलिए गाजा को छोटे छोटे ब्लॉक में बांटा जा रहा है। इजरायल ने इस प्लान पर काम तेज कर दिया है और नेत्जारिम कॉरिडोर का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही इजरायली सेना गाजा के किसी भी ब्लॉक में 15 से 20 मिनट में सेफ पैसेज के जरिए पहुंच सकती है और हमास भी बेरोक टोक गाजा में ऑपरेशन नहीं चला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।
इस वक्त की बड़ी खबर, एयर इंडिया के विमान की सुरक्षित लैंडिंग की पहली तस्वीर। त्रिची एयरपोर्ट पर विमान ने लैंड किया। विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में खामी आ गई थी। विमान ने करीब 2 घंटे तक हवा में चक्कर लगाए। विमान में सवार थे 141 यात्री, अब वो सुरक्षित हैं। क्रीमिया परमाणु युद्ध का कारण बनने जा रहा है। क्रीमिया की वजह से पुतिन यूरोप में महाविनाश की हरी झंडी दे सकते हैं। क्रीमिया को 48 घंटे से यूक्रेन ने जिस तरह से दहलाया है, उससे रूस और नेटो में विध्वंसक युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इसी खतरे से निपटने के लिए नेटो के 14 देश परमाणु युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। क्रीमिया में यूक्रेन 48 घंटे से जिस तरह से हमले कर रहा है, ज़ेलेंस्की सेना जिस तरह से रूस के एनर्जी ठिकानों को जला रही है, वो परमाणु विनाश की वजह बन सकता है। क्रीमिया में यूक्रेन ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया। इस बार यूक्रेन के टारगेट पर रूस का ऑयल टर्मिनल था। ड्रोन हमले के बाद रूस का ऑयल टर्मिनल धू-धू कर जल गया। क्रीमिया में भड़की विनाश की ये वो आग है जो रूस और नेटो में परमाणु युद्ध की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। क्रीमिया में यूक्रेन के इस विस्फोट के बाद क्रेमलिन प्रतिशोध की आग में जल रहा है। माना जा रहा है कि क्रीमिया पर बढ़ते खतरे को देखते हुए अब रूस एटमी हमला कर सकता है। परमाणु विनाश की आशंका बढ़ी तो नेटो ने रूस को रोकने की तैयारी तेज कर दी। नेटो सेनाएं 14 अक्टूबर से यूरोप में परमाणु युद्धाभ्यास करने जा रही हैं। इस युद्धाभ्यास का नाम है स्टेडफास्ट नून। 8 सैन्य बेस पर होने जा रहा ये युद्धाभ्यास 2 हफ्तों तक चलेगा। इसमें 13 देश के 2000 सैनिक और 60 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। नेटो न सिर्फ खुद को तैयार कर रहा है बल्कि यूक्रेनी फोर्स को भी मजबूत बना रहा है। फ्रांस में 15,000 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ब्रिटेन यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए अपने कमांडर भेज रहा है। उधर ज़ेलेंस्की कई देशों के भ्रमण पर हैं। फ्रांस के बाद वो इटली पहुंचे। फ्रांस और इटली समेत कई यूरोपीय देशों को ज़ेलेंस्की अब अपना विक्ट्री प्लान दिखाकर मदद मांग रहे हैं। माना जा रहा है कि क्रीमिया में यूक्रेन जो हमले कर रहा है वो इसी प्लान का हिस्सा है। नेटो की मदद से यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन और उनकी सेना परमाणु हमला करने में देर नहीं करेगी। कुछ घंटे बाद चांद से 40 गुना आकार का एक धूमकेतु धरती के एकदम पास आने वाला है, जिसको लेकर दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। बस कुछ घंटों बाद एक ऐसी खगोलीय घटना होने जा रही है जिसका इंतजार 2 साल से दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक कर रहे हैं। इसरो से लेकर नासा तक खलबली मची है, क्योंकि पूरे 8000 साल बाद ये अद्भुत घटना होने जा रही है। कुछ वक्त बाद एक ऐसा दुर्लभ धूमकेतु धरती के इतना पास आ जाएगा कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकेगा। धूमकेतु का आकार काफी बड़ा है, जो चांद के आकार का करीब 40 गुना है। यानी 40 चांद के बराबर का कॉमेट धरती की बाहरी कक्षा के एकदम पास होगा। इस धूमकेतु का नाम सुचिनसान एटलस है, जिसे चीन के एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा था। करीब 1 महीने बाद साउथ अफ्रीका की स्पेस एजेंसी ने भी सुचिनसान को देखने का दावा किया था।